पिछले कुछ दिनों से दोस्तों टर्की की एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब दिखाई दे रही हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब वो चाहे इजराइल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हमलावर हो जाना हो, उसको हमले तक की धमकी दे देना हो, या फिर अपने देश के अंदर मोसाद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना हो, या फिर अचानक से सीरिया और इराक जैसे पड़ोसी देशों के करीब जाना हो। इवन वो मिस्र के जिसके राष्ट्रपति पिछले 10 साल से टर्की नहीं गए थे, उनका अचानक से टर्की जाना हो और फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी डील का होना हो। या फिर आखिरी और सबसे अहम बात कि जिसने वाकई पूरी दुनिया को और स्पेशली वेस्ट को हैरान कर दिया है और जिसकी आज हम चर्चा भी करने वाले हैं, वो ये है कि टर्की का ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, वो टर्की के जो ऑलरेडी नेटो का मेंबर है वो ब्रिक्स ज्वाइन करने जा रहा है और उसने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। अब इस पूरी बात के क्या मायने निकल कर आते हैं और इसने वेस्ट को काफ़ी परेशान क्यों कर दिया है, ये सब कुछ जाने उससे पहले हम ब्रिक्स को समझ लेते हैं। ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि ये कोई नेटो की तरह सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, मतलब मिलिट्री का ग्रुप नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है। ब्रिक्स इसके नाम से ही समझ में आता है कि जो इसके बुनियादी मेंबर हैं, जो देश हैं, वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में इसको बनाया गया था और जैसा कि मैंने कहा कि ये नेटो का ऑपोजिट नहीं है, नेटो के मुकाबले में नहीं बनाया गया है, बल्कि ये ऑपोजिट है G7 का। G7 के मुकाबले के लिए ही इसको 2009 में बनाया गया था। अब ये G7 क्या है? G7 दरअसल अमेरिका के द्वारा लीड किया गया 7 देशों का एक ऐसा ग्रुप है कि जो दुनिया की ज़्यादातर इकोनॉमी को एक लंबे वक्त तक कंट्रोल करते आ रहे हैं। मतलब जिन देशों की बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी हैं और इन सब की इकोनॉमी मिलाकर बहुत ज़्यादा बन जाती है पूरी दुनिया में, उन सारे 7 देशों का ये ग्रुप था। और इसमें आप अगर देखेंगे तो अमेरिका के अलावा आपको सब यूरोपियन देश ही नज़र आएंगे। अगर एक आध देश जापान जैसा बाहर का है भी, तो वो भी वही है कि जो लोकेशन के एंगल से भले ही बाहर है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह सब इन्हीं के साथ चलती है। आज के दौर में जो हम देखते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, या फिर नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, ये सारे सैंक्शंस अक्सर इसी G7 ग्रुप की तरफ से ही लगाए जाते हैं। और इसी से ही परेशान होकर रशिया, चाइना वगैरह ने इस ग्रुप को बनाने का फैसला किया था। शुरुआत में तो ये इतना ज़्यादा असरदार मालूम नहीं हो रहा था, इसका फ्यूचर भी इतना ब्राइट महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ साल से देखा गया है कि ये अचानक से ऊपर जाता जा रहा है। ख़ास तौर से रशिया यूक्रेन की वॉर हो या फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन की ये पूरी वॉर हो, इसके बाद से इस ग्रुप की अहमियत और इसकी शोहरत बढ़ती जा रही है। दुनिया के अब ज़्यादा से ज़्यादा देश ये चाहते हैं कि हम भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसकी वजह यह है कि इन जैसी जंगों को देखकर अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश कि जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहते थे, उसकी हाँ में हाँ भरते थे, उनको ख़तरा महसूस होने लगा है कि कभी भी मौका पड़ने पर हमारी नीचे से दोनों टांगें काट दी जा सकती हैं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि या तो दोनों ही टांगों को किसी दूसरे ग्रुप में ले जाकर रख दिया जाए ताकि कट ही ना सकें, और अगर दोनों नहीं रखी जा सकती, दोनों को अभी उठाने की औकात नहीं है, तो कम से कम एक को तो रख ही दिया जाए, ताकि अगर दूसरी कट जाए तो जो एक हमारी पहले ही टांग हम दूसरी जगह पर रख चुके हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकें। एग्जाम्पल आप ये समझिए कि अभी पिछले कुछ वक्त के अंदर ही इजिप्ट, ईरान, UAE और इथियोपिया जैसे देश ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अर्जेंटीना बिल्कुल ज्वाइन करने वाला था, लेकिन वहाँ पर सरकार कोई दूसरी आ गई, एक ऐसी सरकार आ गई कि जो अमेरिका के बहुत ज़्यादा फेवर में है, जिसकी वजह से अब उसने अपने कदमों को पीछे हटा लिया। सऊदी अरबिया भी ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है और किसी न किसी वजह से उसने पेंडिंग में डाल रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अब ऐसे नए नए देश निकल कर आ रहे हैं कि जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और जो बहुत जल्द ही इसके मेंबर बन जाएंगे, या फिर अगर उन्होंने खुद अप्लाई नहीं किया है तो उनको इनवाइट किया गया है। मिसाल के तौर पर टर्की, अज़रबैजान, ये सारे वो देश हैं कि जो अप्लाई कर चुके हैं। पाकिस्तान, मलेशिया, मंगोलिया और इसके अलावा न जाने कितने ऐसे देश हैं कि जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग ब्रिक्स पर नज़र डालेंगे तो ये G7 के मुकाबले में ज़्यादा डाइवर्स है। इस ग्रुप के अंदर जितने देश हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी अलग अलग ज़बानों से, अलग अलग एरियाज से आते हैं, अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग नस्लों के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे ख़ास बात जो अमेरिका के लिए सबसे परेशान कर देने वाली बात है वो ये है कि G7 में जितने देश हैं वो हैं तो बहुत अमीर, बहुत बड़े बड़े देश इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे देश ऑलरेडी अपनी तरक्की
अपनी कामयाबी की सबसे ऊंची जो सीढ़ी है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब उनका डिक्लाइन हो रहा है, यानी उस ग्रुप में ज़्यादातर वो देश हैं, वो ताकतें हैं कि जो नीचे की तरफ आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्रिक्स में वो सारे देश हैं, वो ग्रुप हैं कि जो इमर्जिंग पावर हैं, जो डेवलपिंग नेशन हैं, जिनकी इकोनॉमी अभी ऊपर जा रही है, जैसा कि चाइना, इंडिया या फिर इंडोनेशिया आ जाए, ब्राज़ील, ये सारे ऐसे ही देश हैं। या फिर मिडिल ईस्ट में ही देख लीजिए ईरान जैसे खिलाड़ी। और अब सीधी सी बात है कि जब ये सारे देश बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो आगे की सीट्स पर बैठे हुए जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनको पीछे आना पड़ेगा। और ये मौजूदा खिलाड़ी जो आगे की सीट्स पर बैठे हुए हैं, ये मुझको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर ब्रिक्स का जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, जो सबसे बड़ा टारगेट माना जाता है, वो है ब्रिक्स की करेंसी का। मतलब ये पूरा जो ग्रुप है ये कॉमन करेंसी लॉन्च करना चाहता है जिसके ज़रिए से ट्रेड किया जा सके और डॉलर को टक्कर दी जा सके, डॉलर के असर को कम किया जा सके। ये अमेरिका के लिए कितनी ख़तरनाक बात है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो इस इलेक्शन में लड़ाई लड़ रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, एक बार और रह भी चुके हैं, उन्होंने तो धमकी दी थी कि मैं जैसे ही आऊँगा इन सबको सजाएं दूंगा, यानी सारे देशों को, सारे देश के लीडर को, कि जितने डॉलर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या टर्की वाकई नेटो को छोड़ देगा, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं। ख़ास तौर से जब से ये ब्रिक्स वाली खबर आई है तब से तो ये खबर चल ही रही है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि टर्की का खुद का मन तो नहीं है छोड़ने का, वो क्यों छोड़ेगा जब उसको इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि नेटो खुद टर्की को बाहर कर दे। उसकी वजह यह है कि आज से 70-75 साल पहले जब ये नेटो नाम का ग्रुप बना था, तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि इसके ज़रिए से यूएसएसआर को टैकल किया जाएगा। यूएसएसआर के जिसको ये सारे ही देश खतरा मानते थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक साथ मिलकर लड़ाई की जाए, और अगर यूएसएसआर किसी एक पर भी हमला करेगा तो इस ग्रुप के कानून के तहत सब पर हमला माना जाएगा, तो यूएसएसआर डर की वजह से हमला करेगा ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की उस दौर में उन देशों में शामिल था कि जिन्होंने बिल्कुल शुरुआती दौर में ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। तो अब अगर टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करता है कि जो रशिया के द्वारा लीड किया जाता है, रशिया ने इन सारे वेस्टर्न देशों को काउंटर करने के ही लिए बनाया है, तो फिर टर्की के नेटो ग्रुप में रहने के कोई मायने रह ही नहीं जाते हैं, क्योंकि नेटो को तो बनाया ही रशिया को कंट्रोल करने के लिए गया था, रशिया के खिलाफ बनाया गया था। अब एक बंदा दोनों कश्तियों में सवारी कैसे कर सकता है? वैसे यहाँ पर इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं उसके पीछे कुछ वजह भी बताई जा रही हैं, और मोटी मोटी दो वजह हैं। पहली वजह है यूक्रेन रशिया की वॉर। जब यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हुई थी तो आपको याद होगा टर्की शायद इकलौता ऐसा देश था उस दौर में कि जो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा था। रशिया की तरफ जाकर भी बात करता था, यूक्रेन की तरफ भी जाकर बात करता था, यूक्रेन को हथियार देता था, रशिया को दूसरी चीज़ों में फेवर कर देता था, और न जाने क्या क्या काम कर रहा था। उस दौर में भी वेस्ट के अंदर इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हुई थी कि ये टर्की जो हमारे ही ग्रुप का मेंबर है इस तरह के काम नहीं कर सकता है, हमको इसको बाहर निकाल देना चाहिए। उस वक्त इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, मगर अब 2024 में ये मामला काफ़ी गर्मा गया। मैटर ये हुआ कि अचानक से टर्की एक्शन में ना सही लेकिन वर्ड्स में इजराइल के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ हमलावर होने लगा। लगातार अलग अलग तरह के बयान दिए गए, कभी नाजी कहा रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल की फ़ौज को, तो कभी नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी, तो कभी हमास के जो फाइटर्स हैं उनको फ्रीडम फाइटर बोला, तो कभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो महमूद अब्बास हैं उनको बुलाकर अपने पार्लियामेंट में ही खिताब करवा दिया। और उस वक्त जो हमास के एक लीडर थे यानी इस्माइल हानिया, उनकी तस्वीरें भी वहाँ पर लहराती हुई नज़र आ रही थीं टर्की के पार्लियामेंट के अंदर। और हद तो तब हो गई कि जब रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि जैसे हम लीबिया या अज़रबैजान की वॉर में एंटर हुए थे और हमने जंग का नक्शा बदला था, मुमकिन है कि हम इजराइल के ऊपर भी ऐसे ही हमला कर दें। वैसे तो इजराइल शुरू से ही टर्की की तरफ से आने वाले इन सारे ही बयानों के जवाब देता ही आ रहा था, लेकिन जब ये हमले वाली बात आई थी और इतना बड़ा बयान रजब तैयब अर्दोगान की खुद की ज़बान से आया तो इजराइल बिल्कुल बौखला गया था। इजराइल की तरफ से ये तक कह दिया गया कि ये जितने भी नेटो देश हैं और अमेरिका, ये सब लोग मिलकर टर्की को नेटो से बाहर निकाल दें, क्योंकि टर्की वो नहीं रहा कि जो ये हुआ करता था। इसकी आइडियोलॉजी और इसकी कंडीशन, इसके नेता ये इस लायक हैं ही नहीं कि इनको अब नेटो में रखा जाए। अब यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि भले ही यूरोप के बहुत सारे देश वक्त वक्त पर टर्की को नेटो से बाहर करने की बात करते आए हों,
लेकिन वो कभी भी इस चीज़ में इतना सीरियस नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि नेटो यूरोप के अंदर तो ख़ुद ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। बहुत सारे देश आए दिन इसके ख़िलाफ़ बगावती सुर दिखाते रहते हैं। स्पेशली फ्रांस तो ये कह भी चुका है कि हमको नेटो से अलग हटकर ख़ुद यूरोप का ही एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि नेटो पर पूरी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल है। तो इसीलिए यूरोप कभी टर्की को नेटो से बाहर निकालने के लिए इतना सीरियस नहीं रहा है। लेकिन जहाँ तक मामला इजराइल का है, तो हम जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर इजराइल का हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका के अंदर जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट खुद अमेरिका से ज़्यादा इजराइल के लिए काम करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर इजराइल वाकई चाहेगा कि टर्की को नेटो से बाहर निकलवा दिया जाए तो ईज़िली टर्की को नेटो से बाहर निकलवा देगा। लेकिन अमेरिका के लिए भी ऐसा करते वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि टर्की को नेटो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जितनी खुद नेटो को टर्की की ज़रूरत है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि नेटो के ज़रिए से टर्की को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। बहुत सारा फंड मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, एडवांस हथियार मिल जाते हैं और ना जाने क्या क्या मिल जाता है। लेकिन मुमकिन ये है कि अगर ये ब्रिक्स में जाएगा तो इस तरह के फ़ायदे वहाँ भी मिलेंगे और शायद इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेटो को टर्की से क्या मिलता है? जो टर्की की लोकेशन है वो दुनिया में सबसे जो अच्छी लोकेशंस हैं उनमें से एक मानी जाती है। ये एशिया और यूरोप को तो आपस में जोड़ता ही है, साथ ही साथ नेटो की तरफ से ब्लैक सी पर भी कंट्रोल बनाए रखता है रशिया के ख़िलाफ़। और हैरानी की बात यह है कि पूरे नेटो ग्रुप के अंदर अमेरिका के बाद अगर सबसे बड़ी आर्मी किसी के पास है, अगर हथियार नंबर्स में देखे जाएं, जेट्स और ये सब टैंक वगैरह ये सारी चीज़ें अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है अमेरिका के पास, तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद टर्की है। मतलब सिर्फ न्यूक्लियर वेपन इसके पास नहीं है, वरना हर चीज़ में ये बाकी जितने भी नेटो के देश हैं अमेरिका को छोड़कर उन सबसे आगे खड़ा हुआ नज़र आता है। और सबसे बढ़कर ये कि हमको नहीं भूलना चाहिए कि टर्की तो एक ऐसा देश है कि जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इसके अंदर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक रख रखे हैं। तो भला अमेरिका के लिए टर्की को नेटो से इतनी आसानी के साथ निकाल देना कैसे मुमकिन हो सकेगा? और यही वजह है कि एक थ्योरी और भी चल रही है जो मुझको रिसर्च करने पर मिली, और उस थ्योरी के मुताबिक बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद टर्की ये जो कुछ भी कर रहा है, ये जो उसने एप्लीकेशन दी है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, ये सब कुछ दिखावा हो, एक ड्रामा हो, और वो इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए से यूरोप को या फिर अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। अब ये ब्लैकमेल कैसा? ब्लैकमेल ऐसा कि आपको पता होगा कि टर्की पिछले कुछ महीने से नहीं, कुछ सालों से नहीं, बल्कि पिछले कुछ दशकों से यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोप राज़ी ही नहीं होता है। इसी वजह से हो सकता है कि टर्की ने सिर्फ अपना एक पत्ता खेला हो ताकि ये सारे देश और स्पेशली अमेरिका जब टर्की से बात करे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ना करो, तो टर्की फिर एक सौदा कर सके और कहे कि भाई हम तो कह रहे हैं हमको यूरोपियन यूनियन में जगह दिलवा दो, हम तो कभी भी उधर नहीं जाएंगे। और मुमकिन है इस बहाने टर्की को यूरोपियन यूनियन की वो मेंबरशिप मिल जाए कि जो उसको एक लंबे वक्त से हज़ार कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है। या अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट नज़रिए से देखें तो ये भी हो सकता है कि शायद अब टर्की ने सोच लिया हो कि यूरोपियन यूनियन में हमको कभी मेंबरशिप मिलेगी ही नहीं, नेटो में भी हमको थोड़ा अलग थलग रखा जाता है, अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जगह इधर की बजाय अब उधर तलाश करें। फ़िलहाल ये तो जियोपॉलिटिक्स है जिसको समझना इतना आसान नहीं होता है, और वक्त वक्त पर कब बाजी किधर से किधर पलट जाती है अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि अगर टर्की वाकई ब्रिक्स में आता है तो इंडिया के लिए बड़े ख़तरे की बात है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है तो अमेरिका की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो इंडिया के जो खुद ब्रिक्स के अंदर है उसकी परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। वजह यह है कि जिस तरीके से नेटो या G7 पर आप देखेंगे कि अमेरिका का दबदबा होता है, वही उसको कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रिक्स में अगर आप नज़र डालेंगे तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रशिया या फिर चाइना का ही नज़र आता है। और चाइना लगातार रशिया की मदद से इसका विस्तार कर रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को जगह दे रहा है, उनको मेंबरशिप दिलवा रहा है। तो अगर UAE, ईरान या इथियोपिया, इजिप्ट जैसे देश इसमें आते हैं तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जब खड़ी हो जाती है जब इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान और टर्की जैसे देश आते हैं कि जिनसे इंडिया के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से, या फिर पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे हैं। और अगर इस तरह के मेंबर लगातार इस ग्रुप में आएंगे तो वक्त के साथ इंडिया का इन्फ्लुएंस कम
और चाइना का इन्फ्लुएंस ब्रिक्स के अंदर बढ़ता चला जाएगा। बाकी दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों के ऊपर भी छोड़ता हूँ कि इस पूरे लंबे चौड़े मैटर पर आप लोगों की क्या राय है। कमेंट्स बॉक्स में अपना कीमती वक्त निकाल कर ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।